गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेसन नंबर 7 जो कि कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर के नाम से था वो कंप्लीट किया। इशू ऑफ शेयर में हम लोगों ने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी क्या होती है, कंपनी की वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कंपनी की शेयर कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, साथ ही साथ में शेयर क्या होते हैं, शेयर के टाइप्स कितने होते हैं, कंपनी की जो कैपिटल रहती है उसके कितने टाइप्स रहते हैं, कंपनी अपने शेयर्स को किस तरह से इशू करती है, इशू करने की प्रोसेस क्या होती है, इशू करने पे इट पर क्या होता है, इट प्रीमियम क्या होता है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। इस तरह से हम लोगों ने कंपनी का बेसिक लेसन जो लेसन नंबर 7 था इशू ऑफ शेयर वो कंप्लीट करा। आज हम लोग हमारे वीडियो में लेसन नंबर 8 को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर। फॉरफिटेड का मतलब होता है जब्त करना या उस चीज़ को रिटर्न ले लेना, हरण कर लेना, ठीक है। फॉरफिटेड का मतलब होता है। और री इशू यानी उन्हीं शेयर्स को जो हम लोगों ने फॉरफिटेड किए हैं उन शेयर्स को पब्लिक से फॉरफिटेड करना और फॉरफिटेड करने के बाद में उसको किसी अदर पर्सन को री इशू कर देना, जस्ट लाइक सेकेंड हैंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग फॉरफिटेड का मीनिंग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी टू राइज कैपिटल कॉल्स द अनकॉल्ड शेयर प्राइस फ्रॉम द शेयर होल्डर इन वेरियस इंस्टॉलमेंट from time to time. If the shareholder fails to pay the amount due on allotment or on any call within the specific period, the directors may cancel the shareholder shares allotment as per article of association. This is called forfeited of shares or forfeiture of shares. Means the collection of allotment, the share of a defaulting shareholder, removing the name the shareholder from the register of members and forfeiting the amount already received on such a share. If the article are silent in the except then rules of table F are adopted. यहाँ पे फॉरफिटेड का शेयर हुआ मीनिंग दिया हुआ है कि फॉरफिटेड होता क्या है, अंशों का हरण करना, अंशों को जब्त करना होता क्या है, या मीनिंग ऑफ फॉरफिटेड ऑफ शेयर होता क्या है। तो यहाँ पर हमको बताया है कि कंपनी अपने जो भी शेयर्स पब्लिक में अलॉट करती हैं उन शेयर्स की अमाउंट को वो टाइम पे कंपनी से रिसीव करती हैं। एप्लीकेशन की मनी रिसीव होने के बाद कंपनी टाइम पर अपनी अमाउंट को रिसीव करती है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे रिसीव करती है, जिसमें अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल या सेकंड कॉल के बाद थर्ड एंड फाइनल कॉल सब इंक्लूड रहता है। तो इस तरह की अमाउंट कंपनी अपने अपने टाइम पर रिसीव करती है। लेकिन कंपनी जब भी उस अमाउंट को रिसीव करने के लिए शेयर होल्डर्स को मैसेज देती है, कॉल कर रही है, और अगर शेयर होल्डर उस स्पेसिफिक टाइम पर उस अमाउंट को पे नहीं कर पाता है, सपोज एक्स के पास में 100 शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है, और कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने के लिए उस व्यक्ति को बुलाया है, पब्लिक को मैसेज दिया है कि आपको फर्स्ट कॉल की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब अगर एक्स उन अंशों के अमाउंट को, उन अंशों का भुगतान करने में असमर्थ है, शेयर्स की वैल्यू को पे नहीं कर सकता है, तो कंपनी अपने रूल ऑफ टेबल एफ के अकॉर्डिंगली या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली उसके अंशों को क्या कर लेगी, फॉरफिटेड कर लेगी, जब्त कर लेगी। तो यही हमारा होगा कॉल शेयर फॉरफिटेड। मतलब जब भी कंपनी अपनी अमाउंट को रिसीव करने के लिए मैसेज देती है और शेयर होल्डर उस अमाउंट को पे करने में कैपेबल नहीं रहता है, कैपेबल नहीं है, उस अमाउंट को समय पे नहीं कर रहा है, तो कंपनी अपनी टाइम के अकॉर्डिंगली, अपनी टेबल के अकॉर्डिंगली, अपनी कंडीशंस, रूल्स के अकॉर्डिंगली जो उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करके रखा है फॉरफिटेड की प्रोसेस को, उसके हिसाब से अंशों को जब्त कर लेगी। और उस व्यक्ति का नाम जो अभी तक कंपनी में रजिस्टर्ड था एज अ मेंबर कि इसने हमारी कंपनी के शेयर परचेज करके रखे, तो उन शेयर्स की अमाउंट जो उसने पे कर दी है वो पूरी तरह से डूब जाता है, अमाउंट लॉस में हो जाता है शेयर होल्डर के लिए, और कंपनी उससे उस चीज़ का जो शेयर उसने परचेज करके रखे कंपनी के, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देती है। मतलब उसका नाम अपने रजिस्टर से कैंसिल कर देती है कि अब ये व्यक्ति आज से इस कंपनी का मेंबर नहीं है क्योंकि इसने हमारी इस अमाउंट को पे नहीं करा है। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने कॉल्स इन एरियर देखा था। कॉल्स इन एरियर वो था कि कोई व्यक्ति जब समय पे पैसा नहीं देता है तो हमारा पैसा डूब जाता है और उसको हम कॉल्स इन एरियर के नाम से शो कर देते हैं। आगे इसी लेसन में अब कॉल्स इन एरियर की अमाउंट को, मतलब जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई है, अब रिसीव नहीं हुई है तो लेसन नंबर 8 में उसके ऊपर कंपनी के जो डायरेक्टर्स रहते हैं वो एक्शन लेंगे
और एक्शन यही रहती है कि उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी मेंबरशिप यहाँ से कैंसिल कर दी जाती है। मतलब जो अभी तक उन्होंने शेयर हमारी कंपनी के परचेज करके रखे वो अब उनके जब्त कर लिए जाते हैं, उनसे रिटर्न ले लिए जाते हैं। तो यही होता है फॉरफिटेड ऑफ शेयर। अब आगे दिया हुआ है रूल्स ऑफ शेयर, रूल्स ऑफ फॉरफिटेड ऑफ शेयर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड फॉरफिटेड शेयर। तो यहाँ पे इसके क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसमें कंपनी को नोटिस देना पड़ता है। जिस भी व्यक्ति ने हमारे शेयर्स का भुगतान नहीं करा, हमारी अमाउंट को पे नहीं करा है, तो कंपनी ने आज पैसा मांगा और अगर वो व्यक्ति आज अमाउंट पे करने नहीं आ पाया तो कंपनी कल जाके उसके अमाउंट को फॉरफिटेड नहीं कर लेगी। कंपनी उस अमाउंट के लिए क्या करेगी, कंपनी उस अमाउंट के लिए उसको नोटिस देगी, उसको एक हिंट करेगी, अल्टीमेटम देगी। अगर पब्लिक फिर भी अवेयर नहीं हो रही है, फिर भी अलर्ट नहीं हो रही है, तो कंपनी उसके ऊपर फिर एक्शन रहेगी। आगे दिया हुआ है एक्शन लेने के बाद में यहाँ पे दिया हुआ था नोटिस शुड बी सेंड ए शेयर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम हर अबाउट द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द डायरेक्टर। मतलब यहाँ पे डायरेक्टर की तरफ से उनके मैसेज दिए जाते हैं। देयर शुड बी वैलिड रीजन फॉर द फॉरफिटेड ऑफ शेयर। कंपनी के पास में किसी भी व्यक्ति के अंशों को जब्त करने का, फॉरफिटेड करने का एक वैलिड रीजन होना चाहिए। आर्टिकल शुड अलाउ फॉर द फॉरफिटेड ऑफ शेयर, अदरवाइज सेक्शन ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए और मेंशन होने के बाद में ही आप इसमें जा सकते हो। अगर आपने सपोज इसमें फॉरफिटेड की प्रोसेस को मेंशन नहीं करा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो कोर्ट के अगेंस्ट के, कोर्ट के हेल्प के थ्रू आप इसमें अगेंस्ट जाके आप सामने वाले के शेयर फॉरफिटेड करवा सकते हो। आगे दिया हुआ है द पावर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ऑफ द नेचर ऑफ ट्रस्ट। His power should be exercised only in interest of the income। मतलब यहाँ पर इसमें शेयर्स को फॉरफिटेड करने की जो एक प्रोसेस रहती है वो सिर्फ कंपनी के राइट्स में होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अनवैलिड रीजन से यहाँ पर किसी के भी शेयर्स को फॉरफिटेड नहीं कर सकता है। तो ये एक जनरल रूल्स है, इनको आप एक बार सेल्फ पढ़ना, लेकिन फॉरफिटेड का मीनिंग आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। आगे दिया हुआ है प्रोसीजर ऑफ फॉरफिटेड ऑफ शेयर। इसका क्या प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट द कंपनी सेक्रेटरी प्रेजेंट्स बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द लिस्ट ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर हु हैव नॉट पे वन और मोर देन ऑफ वन कॉल। मतलब सबसे पहले यहाँ पे कंपनी के जो मेंबर रहते हैं, जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, वो डायरेक्टर्स के सामने उन डिफॉल्टर्स की लिस्ट रखते हैं, उन लोगों की लिस्ट रखते हैं, उनके नाम सर्च करते हैं अपने रिकॉर्ड में से जिन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही साथ में किसी और भी कॉल्स इन द सेंस फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल का पैसा अभी तक पे नहीं करा है। मतलब वो एक या एक से ज़्यादा की अगर उन्होंने अमाउंट पे नहीं करी है तो उन डिफॉल्टर्स की लिस्ट कंपनी के डायरेक्टर के सामने दी जाती है। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है डायरेक्टर इशूड नोटिस ऑफ ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर एज पर द प्रोवाइडिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और द टेबल एफ। द नोटिस गिव मिनिमम 14 days टू पे द अनपेड अमाउंट। और फिर उन डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट को देखने के बाद में डायरेक्टर्स की तरफ से शेयर होल्डर्स के लिए एक नोटिस पास किया जाता है, उस जिसमें उन्हें 14 days का एक टाइम दिया जाता है, 14 दिन का एक पीरियड दिया जाता है कि उस 14 दिन में वो अपनी अनपेड अमाउंट को, जितना भी उनका अभी तक पैसा बाकी है, उस अनपेड अमाउंट को कंपनी में जल्द से जल्द पे करे। और इसके लिए उन्हें जो टाइम ड्यूरेशन दी जाती है वो होती है 14 days। आगे लिखा हुआ है इफ़ एनी शेयर होल्डर डज नॉट पे इवन आफ्टर द नोटिस देन अदर नोटिस इज इशूड। मतलब अगर कोई व्यक्ति इस नोटिस को फिर भी निगलेक्ट करता है, 14 दिन के बाद भी अगर उस अमाउंट को पे नहीं करता है, तो कंपनी की तरफ से उन्हें एक फिर से नोटिस पास किया जाता है ताकि वो अपनी उस अमाउंट को पे कर दे। इवन इफ द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर डज नॉट पे, उसके बावजूद भी अगर कोई डिफॉल्टर जो है, जो शेयर होल्डर है, वो 14 दिन के नोटिस के बाद भी सेकंड नोटिस पर भी अगर एक्शन लेने पर उस अमाउंट को पे नहीं करता है, डायरेक्टर्स आर इन्फॉर्म एंड द शेयर आर फॉरफिटेड बाय द पासिंग द रिजोल्यूशन। मतलब आगे जब वो सेकंड नोटिस को भी शेयर होल्डर निगलेक्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, तो फिर डायरेक्टर्स की तरफ से एक्शन ली जाती है और वो ये मैसेज देते हैं कि अब इस व्यक्ति के शेयर्स को हम लोग फॉरफिटेड करेंगे। इवन द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर डज नॉट पे सेकंड, इसके बाद दिया हुआ है thereafter the information is sent to those shareholder to say they can return the share certificate। और उसके शेयर होल्डर्स से जब हम लोग अपने शेयर्स को फॉरफिटेड कर लेते हैं, उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लेते हैं, तो उससे उस इशू ऑफ शेयर्स का जो सर्टिफिकेट रहता है वो भी उससे रिटर्न ले लिया जाता है, क्योंकि अब उसके पास कंपनी की मेंबरशिप नहीं है
अब वो व्यक्ति वैलिडली हमारी कंपनी का पर्सन नहीं है, मेंबर नहीं है। आगे दिया हुआ है द अमाउंट पे इज फॉरफिटेड एंड देयर नेम इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द नंबर। और जो उन्होंने अमाउंट पे करी है वो तो रिमूव हो ही जाती है, मतलब जो अमाउंट वो पे कर चुके हैं वो तो कंपनी के अकाउंट में ऑलरेडी पे हो जाती है, तो वो ही अमाउंट हम लोग फॉरफिटेड करते हैं, मतलब उनके हाथ से शेयर तो चले ही जाते हैं। जिस भी व्यक्ति ने अमाउंट पे नहीं करी है और उनके शेयर को जब हम फॉरफिटेड कर लेते, जब्त कर लेते, तो उनके हाथ से शेयर्स का अधिकार तो चला ही जाता है, साथ ही साथ में जो अमाउंट उन्होंने पे कर दी है वो भी उन्हें कंपनी रिटर्न नहीं करती है, वो कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है और कंपनी से उनका नाम फाइनली रजिस्टर से कट कर दिया जाता है। एट लास्ट द कंपनी पब्लिश्ड इट फॉर द इन्फॉर्म टू द जनरल पब्लिक। और उसके बाद में कंपनी एक जनरल मैसेज के थ्रू उसका रजिस्ट्रेशन फाइनली अपने रजिस्टर से कैंसिल करने के बाद में एक नोटिस पब्लिकली इशू कर देती है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसीजर होता है शेयर्स को फॉरफिटेड करने का। आगे दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ फॉरफिटेड ऑफ शेयर ऑन द शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो शेयर होल्डर पे देखते हैं हम लोग। शेयर होल्डर केसेस टू बी ऑनर ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम। अगर फिर से व्यक्ति उसके शेयर्स की ऑनरशिप लेना चाहता है तो उसे अमाउंट पे करना रहेगी। शेयर होल्डर केसेस टू द मेंबर ऑफ द कंपनी आफ्टर द फॉरफिटिंग ऑफ शेयर। शेयर होल्डर अब कंपनी का फॉरफिटेड होने के बाद में कंपनी का माना नहीं जाएगा, कंपनी का मेंबर नहीं माना जाएगा। डिविडेंड इज नॉट पे टू द शेयर फॉरफिटेड, मतलब इनके ऊपर कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया जाता है, मतलब एक तरह से कोई इन्हें शेयर फॉरफिटेड होने के बाद में उन्हें किसी तरह का एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट कंपनी का कुछ भी रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो मेंबर अब कंपनी का काउंट ही नहीं होता है। ऑल राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर केस ऑफ फॉरफिटेड ऑफ हिज शेयर, मतलब सभी उसके जो भी राइट्स रहते हैं कंपनी के शेयर्स को खरीदने के साथ में कंपनी के जो भी अधिकार उसे दिए जाते हैं वो सभी अधिकार उसके फॉरफिटेड होने के साथ ही साथ में हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब वो व्यक्ति हमारी कंपनी का मेंबर नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फॉरफिटेड ऑफ द शेयर होल्डर के ऊपर इस तरह से ये सब इफेक्ट होते हैं। अकाउंटिंग ऑफ शेयर ऑफ फॉरफिटेड, अब यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होगी, जिस तरह से हम लोगों ने लेसन नंबर 8 पे इश्यूज ऑफ शेयर की कंडीशन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंट्रीज को पास किया, जर्नल एंट्रीज पास की, फर्स्ट एप्लीकेशन की, फिर अलॉटमेंट की, फिर फर्स्ट कॉल की और फिर सेकंड कॉल की। हमारी 8 एंट्रियाँ मैक्सिमम बनी हैं। 8 एंट्रियाँ इन द सेंस हमेशा रिसीव और ड्यू की जो एंट्रियाँ बनती है, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की और 2 फाइनल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल की। इस तरह से 8 जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने करी थी। लेकिन लेसन नंबर 8 जो कि फॉरफिटेड ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर है, इसमें हमारी जो जर्नल पास होगी वो सिर्फ इतनी ही जर्नल एंट्री हमारी बनेंगी। इतनी ही कैसे, इसका जो जर्नल का जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरह से होगा, इसमें फर्स्ट नंबर पर रहेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड। अलॉटमेंट, अगर सपोज शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा है तो फर्स्ट कॉल, अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, सेकंड कॉल अगर उसका पैसा नहीं दिया, जिस भी कॉल का अमाउंट उसने पे नहीं किया है, अनपेड अमाउंट है, उसके नाम से वो क्रेडिट हो जाएगी। और साथ ही साथ में शेयर फॉरफिटेड जो रहेगा, जिस शेयर्स को हम लोग जब्त कर रहे हैं, जिन अंशों को हम लोग फॉरफिटेड कर रहे हैं, उनके अंशों को हरण कर रहे हैं, वो यहाँ पे टू फॉरफिटेड के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। जो अमाउंट ऑलरेडी हमारी रिसीव्ड है, ब्रैकेट में हमारे सामने दिया हुआ है जो अमाउंट हमारी ऑलरेडी रिसीव है, रिसीव इन द सेंस अगर व्यक्ति ने अलॉटमेंट से ही सभी चीज़ों का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये 3 चीज़ों का उसने पैसा नहीं दिया है, लेकिन उसने उन शेयर्स को परचेज करते टाइम पे एप्लीकेशन का पैसा दिया था, तो एप्लीकेशन की तो मनी उसकी कंपनी के पास में जमा है ना, कंपनी की अमाउंट उसके पास में जमा है एप्लीकेशन के बेसिस पर, तो कंपनी के पास में जो एप्लीकेशन की अमाउंट जमा है वो अब कंपनी के पास में ही रहेगी। कंपनी उसको एप्लीकेशन की मनी उसकी रिटर्न नहीं करेगी, तो जो पैसा उसका जमा है वो कंपनी अपने खाते में जमा कर लेती है। जो उसने हमें एप्लीकेशन के नाम से दिया था, अब कंपनी उसको रिटर्न नहीं करेगी, तो ऑलरेडी उसके पास से शेयर्स तो फॉरफिटेड हो ही रहे हैं, क्योंकि उसने ऑलरेडी इन सब चीज़ों को अमाउंट पे नहीं करा है। लेकिन साथ ही साथ में जो उसने अमाउंट दे दी थी वो भी उसके लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कंपनी की एप्लीकेशन मनी भी अब उसके अकाउंट में आ गई, तो अब उसके हाथ से शेयर्स भी चलेगा और एप्लीकेशन का जो पैसा उसने भरा है वो भी अब हमेशा के लिए डूब गया, एक तरह से उसको लॉस हो गया है। तो जो डूब गया है वो ही हमारे लिए फॉरफिटेड रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में सामने लिखा है अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। अब अगर सपोज यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया लेकिन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया है, तो 2 चीज़ों का पैसा उसका डूब जाएगा।
यहाँ पे इन सब की क्रेडिट की टोटल लगाएंगे और जो अमाउंट हमारी आ रही है वो एक्चुअल में जाएगी शेयर कैपिटल में। यही जर्नल एंट्री हमें हर क्वेश्चन में पास करनी है, जहाँ कुछ नया रहेगा वहाँ पे हम लोग उस चीज़ को समझेंगे। अब हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से आप लोगों को क्लियर हो पाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से करना है, जर्नल किस तरह से पास होगी। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर मेरी बुक में दिया हुआ है 349 पर। क्वेश्चन हमको दिया है रवि वॉज होल्डिंग 25 इक्विटी शेयर ऑन 100 रुपीज ईच। वॉज ही पेड 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन बट कुड नॉट पे 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 20 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल। मतलब रवि के पास में 25 शेयर है, 100 रुपये का एक है, 20 रुपये एप्लीकेशन पे, लेकिन आगे लिखा है बट कुड नॉट पे 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 20 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल। मतलब यहाँ पर उसने 20 रुपये एप्लीकेशन के तो दे दिए थे, लेकिन यहाँ पे उसने अलॉटमेंट के 30 और फर्स्ट कॉल के 20 रुपये नहीं दिए और डायरेक्टर्स ने उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया है। जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल जो अभी हम लोगों ने फॉर्मेट में देखी सेम वैसी होगी। तो यहाँ पे बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल और टू फॉरफिटेड। अलॉटमेंट इसलिए क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया है, ऊपर हमको क्वेश्चन में क्लियर लिखा है देखिए, बट नॉट पेड 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल इसलिए क्योंकि फर्स्ट कॉल का भी पैसा उसने 20 रुपीज के अकॉर्डिंगली नहीं दिया है। तो टोटल शेयर उसके पास कितने थे 25, तो 25 इंटू 30 750, फिर 25 इंटू 20 500, और यहाँ पर लिखा है कि डायरेक्टर्स ने उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया है ना। फर्स्ट कॉल के अमाउंट होते से डायरेक्टर ने उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया है। तो यहाँ पर अब यहाँ हमारा जो अमाउंट जाएगा शेयर फॉरफिटेड में, वो कितने से जाएगा, एप्लीकेशन की मनी से, जो वो ऑलरेडी भर चुका था, पे कर चुका था और अब वो डूब गया है। तो डूब गया तो एप्लीकेशन कितनी 20 रुपए की, तो 25 इंटू 20 करेंगे तो 500, क्योंकि ये अमाउंट वो ऑलरेडी पे कर चुका था, तो अब ये भी उसके हाथ से गया और साथ ही साथ में शेयर्स का अधिकार भी उसके हाथ से चले गया। अब इन सबको जोड़ेंगे तो अमाउंट आएगी तो टोटल 1750, जो कि जाएगी शेयर कैपिटल में। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। आप ध्यान से देखिए, कहीं किसी को अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत ईजी है, फॉरफिटेड की भी प्रोसेस बहुत ईजी है। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है रामा लिमिटेड के नाम से। रामा लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, पेबल एज 6 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड 4 रुपीज पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। रामा लिमिटेड के टोटल 10,000 शेयर है, 6 रुपये उसने एप्लीकेशन पे दिए और 4 रुपये अलॉटमेंट पे उसकी प्रोसेस थी। आगे दिया हुआ है महेश अ होल्डर ऑफ 500 शेयर। महेश एक शेयर होल्डर है जिसने कंपनी के 500 शेयर पे लिए थे। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर वॉर फॉरफिटेड। मतलब यहाँ पे वो अलॉटमेंट की मनी को पे नहीं कर पाया और शेयर उसके क्या हो गए हैं, फॉरफिटेड हो गए। तो अब हम लोग क्वेश्चन किस तरह से होता है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में महेश के पास टोटल शेयर थे 500, 6 रुपये उसने दिए थे एप्लीकेशन के जो हमने लिख दिए, और 4 रुपये अलॉटमेंट के वो नहीं दे पाया है। तो टोटल 10 रुपये हमारे इस तरह से रिकवर होने थे। आगे अब क्वेश्चन में क्या है, 500 रुपये के हिसाब से 6 रुपये उसने एप्लीकेशन के दिए थे, तो 500 इंटू 6 तो 3,000 रुपये एप्लीकेशन के वो भर चुका था ऑलरेडी। 500 रुपये के हिसाब से 4 रुपये उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिए, मतलब उसको 2,000 ही और देना थे, और ये अमाउंट वो 2,000 नहीं दे पाया, तो कंपनी ने उसके शेयर्स को क्या कर लिया, फॉरफिटेड कर लिया है। तो अब क्वेश्चन किस तरह से होगा देखिए। जर्नल जो बनेगी वो कैसी होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फॉरफिटेड। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है इसलिए अलॉटमेंट से हमने क्वेश्चन की शुरुआत करी, और फॉरफिटेड इसलिए लिखा क्योंकि वो एक अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुका था। तो अलॉटमेंट में उसका अमाउंट जाना था 2,000, जो उसने पे नहीं करे, ये हमने यहाँ पे देखा है अलॉटमेंट पे 2,000 रुपये, और शेयर फॉरफिटेड में आया 3,000, जो ऑलरेडी वो 500 इंटू 3 के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा भर चुका था। तो इन दोनों को ऐड किया तो टोटल अमाउंट हो गई 5,000 रुपये। अब ये 3,000 रुपये फॉरफिटेड इसलिए हुए क्योंकि उसके हाथ से ये भी डूब गया इस 2,000 के कारण। तो कंपनी ने उससे शेयर्स का राइट्स तो ले ही लिया और साथ ही साथ में उसके 3,000 भी अपने खाते में जमा रख लिए। ये भी उसको नहीं दिए, इधर से भी वो गया और शेयर्स भी उसके हाथ से चले गए। तो हमेशा जो अमाउंट हमारी कंपनी में ऑलरेडी डिपॉजिट है, कंपनी उसी का राइट्स अपने पास रख लेती है और हमसे हमारे शेयर भी छीन लेती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ।
बहुत इजी है, बहुत ध्यान से आप देखिए, कहीं पे भी कुछ क्वेरी आती है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको दिया है यहाँ पे, सत्यम कंप्यूटर लिमिटेड इशूड शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच ऑन विच 10 रुपीज ऑन एप्लीकेशन money and 50 rupees on allotment money was received, but first call amount of 30 rupees and second call amount of 10 rupees was not received on 150 शेयर। श्यामा कंप्यूटर सत्यम कंप्यूटर के पास में जो टोटल शेयर थे 100 रुपये के थे, 10 रुपये एप्लीकेशन पे थे और 50 रुपये अलॉटमेंट के थे। ये उसने पे कर दिया है 60 रुपये, लेकिन आगे के 40 रुपये तो 30 रुपीज़ जो है फर्स्ट कॉल पे और 10 रुपये जो है वो सेकंड कॉल पे, वो ये पे नहीं कर पाया। कितने शेयर्स के ऊपर? 150 शेयर के ऊपर। और कंपनी ने उसके शेयर्स को क्या कर लिया है? फॉरफिटेड कर लिया है। मतलब 60 रुपये वो ऑलरेडी पे कर चुका था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, और सेकंड और फाइनल कॉल के, फर्स्ट और सेकंड कॉल के वो 40 रुपये नहीं भर पाया, और कंपनी ने 40 रुपये के कारण उसके 60 रुपये का भी नुकसान कर दिया। एक तरह से हम ये समझे। क्वेश्चन कैसे होगा हम देख लेते हैं। देखिए, टोटल शेयर्स थे 100 रुपये, 150, 100 रुपये का एक था, तो 15,000 हमारे पास रिटर्न होने थे इस व्यक्ति से। अब इसने क्या करा? एप्लीकेशन के 10 रुपये दे दिए, अलॉटमेंट के 50 दे दिए, तो 60 रुपये वो ऑलरेडी पे कर चुका है। लेकिन फर्स्ट कॉल के 30 और सेकंड कॉल के और फाइनल कॉल के 10 वो नहीं दे पाया। मतलब ये 40 रुपये बाकी थे और 60 वो पे कर चुका था, और कंपनी ने उसके शेयर्स को इन 40 रुपीज़ के कारण शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया। कितने शेयर है उस व्यक्ति के पास? 150। 150 के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा था 30 रुपये, तो 4500। सेकेंड कॉल का और फाइनल कॉल का जो अमाउंट था वो था 10 रुपये, तो 150 इंटू 10 1500। और यहाँ पे वो ऑलरेडी 60 रुपये भर चुका था, इसलिए 9000 ये। तो ये 9000 रुपये जो जाएंगे वो फॉरफिटेड में, और ये दोनों आ जाएंगे हमारी नॉर्मल कॉल। क्वेश्चन कैसे होगा अब आप देख लीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया इसलिए अब हमने फर्स्ट कॉल से शुरुआत करी क्वेश्चन की। टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10 रुपये का वो भी नहीं दिया, और टू शेयर फॉरफिटेड जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है। अब क्वेश्चन कैसे हो रहा है? फर्स्ट कॉल में आया 150 के हिसाब से 30 रुपये, तो 4500। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में आया उसके 150 के हिसाब से 10 1500, और फॉरफिटेड में आ गया उसका 9000 जो वो ऑलरेडी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के नाम से भर चुका था। तो इस तरह से टोटल हो गया 15,000। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हुआ। ध्यान से आप लोग देखिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 हमको दिया हुआ है, खुशबू वॉज होल्डिंग 200 शेयर ऑफ ₹50 ईच ऑन which she paid on 20 rupees on application but could not pay 10 rupees on allotment and 10 rupees per share on first call। मतलब खुशबू ने यहाँ पे 200 शेयर लेके रखे, 50 रुपये का एक है, 20 रुपये तो उसने दे दिए एप्लीकेशन के, लेकिन आगे के अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के वो अमाउंट पे नहीं कर पाई है, और डायरेक्टर्स ने उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से होगा। देखिए, यहाँ पर टोटल हमारे पास में जो शेयर है वो है 200, क्योंकि खुशबू ने कंपनी के 200 शेयर परचेस करे, एप्लीकेशन के वो 20 ऑलरेडी पे कर चुकी थी, तो वो हमारा हो जाएगा 200 के हिसाब से फॉरफिटेड 4000 रुपये, लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं किया 10-10 रुपये का। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फॉरफिटेड। अलॉटमेंट में 200 के हिसाब से 2 रुपये, 20 रुपये के हिसाब से आ जाएगा टोटल, 10 रुपये के हिसाब से आ जाएगा 200 शेयर का 2000, फर्स्ट कॉल का 200 शेयर के हिसाब से 10 रुपये आ जाएगा 2000, और ऑलरेडी 20 रुपये एप्लीकेशन के वो पे कर चुकी थी, तो वो आ जाएगा 20 रुपये के हिसाब से 2000 का 4000। इस तरह से टोटल 8000 ये हो गई हमारी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ, अमित वाज होल्डिंग 70 शेयर एट 10 रुपीज ईच ऑफ विशाखा लिमिटेड इशूड एट 10% प्रीमियम। ही पेड पर शेयर 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम पर शेयर, but could not pay first call money 2 rupees and final call money 2 rupees per share. His share was forfeited. Give journal entries for forfeited of share. 70 शेयर अमित ने लेके रखे हैं, विशाखा लिमिटेड के 10 रुपये का एक है, 10% प्रीमियम पर है,
और 1 रुपये हमारा पर शेयर आ गया 10 के हिसाब से, 1 रुपये हमारा प्रीमियम का आ गया, तो हमारे शेयर्स की वैल्यू हो गई है टोटल 11 रुपये। अब उसने अमित ने क्या करा है, 2 रुपये तो एप्लीकेशन के उसने भर दिए और 5 रुपये अलॉटमेंट के भी उसने दे दिए हैं, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की मनी वो नहीं दे पाया, जिसके कारण उसके शेयर्स क्या हो गए, फॉरफिटेड हो गए। सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ भी नया चेंजेस नहीं है। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल फॉरफिटेड है शेयर 70, क्योंकि कंपनी के उसने 70 ही शेयर खरीदे थे। 10 रुपये का एक था, तो हमारे पास टोटल रुपये आने थे 700। अमित से जो हमें रुपए लेने थे इन 10 शेयर्स के 10 रुपये के हिसाब से 70 शेयर पर 700 रुपये। अमित ने क्या करा, एप्लीकेशन का तो पैसा दे दिया 2 रुपये के हिसाब से, अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया। ब्रैकेट में लिखा हुआ है टोटल अलॉटमेंट मनी लिखी है 5 रुपीज़ और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ पर शेयर ऑन प्रीमियम। तो 5 रुपये में से 1 रुपये अगर प्रीमियम का, तो एक्चुअल अलॉटमेंट कितने का हो गया, 4। तो इस तरह से 4 और 1 5 टोटल हो गया 5 रुपये। ये अलॉटमेंट का पैसा भी वो इंक्लूडिंग प्रीमियम दे चुका है, लेकिन इन 2 रुपये के कारण, 2 रुपये के फर्स्ट कॉल और 2 रुपये के सेकेंड कॉल के कारण उसका ऊपर का 7 रुपये का भी नुकसान हो गया है। क्वेश्चन किस तरह से होगा हम देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड। अब फॉरफिटेड कैसे हो रहा है हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉल की अमाउंट ही यहाँ पे 2 रुपये और टोटल शेयर थे 70, तो 70 × 2 140 फर्स्ट कॉल। सेम फाइनल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी 2 रुपये थे और 70 शेयर थे, तो 140। अब यहाँ पे 7 रुपये वो दे चुका है प्रीमियम के 5 और 2 रुपये एप्लीकेशन के, तो 5 और 2 7 और टोटल शेयर थे हमारे 7। तो यहाँ पर हमारी टोटल वैल्यू आ गई, सॉरी इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगी, 6 रुपये, तो 4 रुपये अलॉटमेंट के और 2 रुपये एप्लीकेशन के, तो टोटल हमारे शेयर हो गए 6 और टोटल अमाउंट हो गई 6। और इस 6 रुपये में 70 शेयर के हिसाब से 420 रुपये हमारे आ जाएंगे फॉरफिटेड में, और इनको जब जोड़ेंगे तो 700 रुपये हमारे आ जाएंगे टोटल प्रीमियम के। इस तरह से क्वेश्चन हमारा 4th कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया हुआ है अशोक हेल्ड 300 शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच इन अ लिमिटेड कंपनी विच वर इशूड एट 10% प्रीमियम, 2 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन हैज़ बीन पेड बाय हिम। उसने 2 रुपये एप्लीकेशन पर पे करे हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, 300 शेयर उसने खरीदे हैं, बट वो अलॉटमेंट से ही अमाउंट को पे नहीं कर पाया। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल वो आगे के पे नहीं कर पाया और कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया है। तो किस तरह से क्वेश्चन होता है हम लोग देख लेते हैं। टोटल शेयर है 300, एप्लीकेशन पर है 2 रुपये, अलॉटमेंट पर है 4 और 1 5, फर्स्ट कॉल पे 2। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो रहा है। सिंपल एंट्री होगी, प्रीमियम यहाँ पे रिसीव हुई है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फॉरफिटेड। टोटल अमाउंट किस तरह से होगी आप देख लीजिए। अलॉटमेंट पे आ रहे हैं 1500 रुपये, फर्स्ट कॉल पे आ रहे हैं 600, फॉरफिटेड पे आ रहे हैं 600 और प्रीमियम पे आ रहे हैं 300। इस तरह से अगर हम क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं तो 24 और 3 2700 रुपये हमारे टोटल जा रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने यहाँ पे न्यू लेसन स्टार्ट किया है जिसका नाम है फॉरफिटेड एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, जिसके हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट को समझा कि फॉरफिटेड होता क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या होती है शेयर्स को फॉरफिटेड करने की, और साथ ही में हम लोगों ने शेयर्स को फॉरफिटेड करने के बाद में इसकी जर्नल एंट्री समझी कि हमें शेयर्स को फॉरफिटेड किस तरह से करना है, उसकी क्या प्रोसीजर रहेगी, एंट्री क्या पास करेंगे हम अपनी बुक में, और साथ ही में हम लोगों ने इसी के आज एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ में न्यूमेरिकल करे हैं, 5 क्वेश्चंस करे हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट करें। तो यहाँ तक का पार्ट आप सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में कंप्लीट करें, समय से अपनी वर्क को कंप्लीट करें ताकि आप लोग लर्निंग में टाइम दे पाएँ, क्योंकि आप लोगों की दिसंबर फर्स्ट वीक में या उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर ही आप लोगों की हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकती हैं। इसलिए आप लोगों को लर्निंग पे ध्यान देना है, सभी सब्जेक्ट पे लर्निंग पे फोकस करिए,
सभी अपनी अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व करें, जहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है बात करें, पूछिए टीचर्स से। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करा है वो अपना असाइनमेंट एनी हाउ कल तक सबमिट करें, क्योंकि ऑलरेडी आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस देके 4-5 दिन हो चुके हैं और आप लोगों को डेट दी थी मैंने 10 तारीख। आज 10 तारीख है। कोशिश करना कि आज और कल में आप लोग अपने सभी स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करके मुझे पर्सनली या हमारे अकाउंट्स ग्रुप पे करें। क्वेश्चन नंबर 5 तक का वर्क सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में आज एनी हाउ कंप्लीट करेंगे, और कुछ क्वेरी रहती है तो स्कूल टाइम में ही आप लोग मुझसे पूछें, जो भी प्रॉब्लम रहे सॉल्व करें।